रात को ना सो पाने की पूरी थकान लिए हुए विजया जब नीचे बैठक में पहुंची तब देखा कि कचहरी के बही खाते मेज पर तह के तह सजे रखे हैं और बूढ़ा गुमास्ता पास ही खड़ा प्रतीक्षा कर रहा है। बड़ी विनय के साथ बोला, माँ आज यह सब वापस मिल जाने चाहिए। उससे 2 घंटे बाद आने के लिए कहकर विजया ने ऊपर का खाता उठा लिया और खिड़की से लगे कोच पर जा बैठी। उसमें मन लगाने की शक्ति ही नहीं रह गई थी। उसकी भटकी नज़रें बार बार हिसाब के अंकों को छोड़कर खिड़की के बाहर यहाँ वहाँ भाग रही थी। सहसा उसने बगीचे के किनारे एक पेड़ के नीचे खड़े वृद्ध रासबिहारी को देखा। परेश से ना जाने क्या पूछ रहे हैं और उंगली उठाकर कभी नीचे कमरा कभी ऊपर की छत दिखा रहे हैं। दोनों में से किसी को कोई बात सुने विजया ने पलक झपकते क्रूर और कुटिल इशारों का भेद जान लिया। कुछ देर बाद वह परेश को छोड़कर कचहरी की ओर चले गए। परेश घर की ओर आ रहा था। विजया ने खिड़की से हाथ हिलाकर उसे बुला लिया। तुझसे क्या पूछ रहे थे रे? उसने प्रश्न किया। परेश ने कहा, अच्छा माँ जी, गुमास्ता जी से रुपया लेकर मैं पतंग और डोर खरीदने चला गया था ना डॉक्टर बाबू के खाना खाने के समय। क्या मैं घर पर था माँ जी? विजया ने कहा, नहीं। परेश बोला, तब बड़े बाबू कहते हैं कि क्या बातें हुई थी बता साले, नहीं तो तुझे सिपाही से बनवाकर जल बिच्छू लगवाऊंगा। मैं बोला, नए दरबान ने तुझसे झूठ मूठ चुगली की है। माँ जी बोली, परेश तू दौड़कर डॉक्टर बाबू को बुला ला, तुझे अच्छी पतंग डोर खरीद दूंगी। इसलिए ना दौड़ गया था। लेकिन तुम यह बड़े बाबू से मत कहना माँ जी, तुमसे बताने को उन्होंने मना कर दिया है। नहीं बताऊंगी कहकर विजया ने परेश को विदा कर दिया और फिर खाता खोलकर बैठ गई। लेकिन इस बार उसकी आंखों के सामने से खाते की लिखावट एकदम लिप पुतकर एकाकार हो गई। रात भर जागने के कारण लाल हुई आंखें असह्य क्रोध से आग की लपटों की तरह धधक उठी। थोड़ी देर बाद ही रासबिहारी ने दरवाजे के बाहर छड़ी की आवाज करके धीरे से प्रवेश किया और विजया का ध्यान आकर्षित करने के लिए धीरे से थोड़ी सी कुर्सी खींचकर बैठ गए। विजया ने खाते से मुंह उठाकर कहा, आइए, आज इतने सवेरे कैसे? रासबिहारी ने प्रश्न का उत्तर न देकर बेचैनी से पूछा, तुम्हारी आंखें बहुत ही लाल दिखाई दे रही है बेटी, ठंड वंड तो नहीं लग गई? विजया ने गर्दन हिलाकर बोली, नहीं। रासबिहारी उस पर ध्यान न देकर चिंता प्रकट करने लगे। बोले, बिना बताए तो मानूंगा नहीं बेटी, या तो रात को अच्छी तरह नींद नहीं आई अथवा किसी प्रकार कुछ। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस तरह आंखें लाल होने का कारण कुछ ना कुछ तो। विजया को अधिक विरोध ने करके काम में मन लगाते देख रासबिहारी रुक गए। थोड़ी देर चुप रहकर बोले, धूप के ही डर से सवेरे सवेरे आना पड़ा बेटी, सारे दस्तावेज देखने हैं। तुमने सुना नहीं, चौधरी लोग घोषणा पत्र की सीमा के संबंध में मुकदमा दायर करने वाले हैं। जमींदारी से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों वनमाली अपने ही पास रखते थे। एक तो उनकी हमेशा जरूरत नहीं पड़ती थी, फिर खो जाने का भी डर रहता था, इसलिए वह कभी उन्हें अपने पास से अलग नहीं करते थे। कलकत्ता से आते समय विजया उन सब को साथ ले आई थी और अपने सोने के कमरे की लोहे की अलमारी में उन्हें बंद कर दिया था। विजया ने मुंह उठाकर कहा, यह किसने कहा कि ये लोग मुकदमा दायर करेंगे? रासबिहारी से जानकर की तरह हंसकर कहा, हाँ, किसी ने नहीं बेटी, मैं हवा से खबर पा लेता हूँ। ऐसा ना होता तो क्या इतनी बड़ी जमींदारी इतने दिनों चला पाता? विजया ने पूछा। वे कितनी जमीन का दावा करते हैं? रासबिहारी मन ही मन हिसाब लगाकर बोले, बहुत कम होने पर भी 2 बीघे से क्या कम होगी? विजया ने लापरवाही से कहा, बस तो फिर वे ही ले ले, जरा सी जगह के लिए मुकदमेबाजी की जरूरत नहीं है। रासबिहारी ने बड़े आश्चर्य और क्षोभ के साथ कहा, तुम जैसी लड़की के मुंह से ऐसी बात सुनने की आशा तो नहीं थी बेटी। आज चुपचाप अगर 2 बीघे जमीन छोड़ दे तो कल 200 बीघे जमीन छोड़नी पड़ेंगी, यह कौन कह सकता है? लेकिन आश्चर्य है कि इतनी बड़ी फटकार का भी विजया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सहज स्वर में बोली, लेकिन वास्तव में 200 बीघे छोड़नी नहीं पड़ रही है। मैं कहती हूँ मामूली सी बात पर मामले मुकदमे की जरूरत नहीं है। रासबिहारी को चोट पहुंची, बार बार सिर हिलाकर बोले, यह किसी तरह नहीं हो सकता, किसी तरह नहीं हो सकता। तुम्हारे बापू जब मुझ पर सब कुछ छोड़ गए हैं और मैं जीवित हूँ, तब आसानी से 2 बीघे क्या 2 उंगल जमीन भी छोड़ देना अधर्म होगा।
इसके अतिरिक्त और भी अनेक कारण हैं जिसके लिए पुराने दस्तावेजों एक बार अच्छी तरह देख लेना जरूरी है। जरा कष्ट करके उठो बेटी, संदूक ऊपर से ला दो। विजया ने उठने का कोई लक्षण प्रकट न करके पूछा, और भी कोई कारण है? रासबिहारी बोले, हाँ है। विजया ने पूछा, कौन सा कारण? रासबिहारी मन ही मन अत्यंत असंतुष्ट हो उठने पर भी संयत होकर बोले, एक ही कारण तो है। नहीं, जो मोह जवानी सबकी कैफियत तुम्हें दे दूं बेटी। तभी गुमास्ते ने बही खाते के लिए धीरे से कमरे में प्रवेश किया। विजया ने लज्जित भाव से तुरंत कहा, इस समय तो हो ही नहीं सका, उस पहर आकर ले जाइएगा। गुमास्ता जो आज्ञा कहकर लौट रहा था कि विजया ने पुकार कर कहा, एक काम है, कचहरी का नया दरबान नौकरी पर कितने दिनों से है जानते हैं? गुमास्ता ने कहा, लगभग 3 महीने हुए होंगे। विजय ने कहा, खैर जितने भी हुए हो उसकी अब जरूरत नहीं है। इस महीने में लगभग 20 दिन बाकी है। इन दिनों का पूरा वेतन देकर उसे आज ही जवाब दे दीजिए। गुमास्ता आश्चर्य से देखने लगा। उसने अपराध जानना चाहा लेकिन साहस न कर सका। विजया ने समझकर कहा, अपराध के कारण नहीं, वह आदमी मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए निकाल रही हूँ, लेकिन वेतन पूरे महीने का दे दीजिए। रासबिहारी का चेहरा लाल पड़ गया, लेकिन स्वयं को संभाल कर हंसकर बोले, तो फिर बिना अपराध के किसी का अन्न मारना क्या अच्छा है बेटी? विजया ने कोई उत्तर नहीं दिया। गुमास्ता ने सहारा पाकर कहना चाहा तो फिर उसे, हाँ विदा कर दीजिए आज ही। यह कहकर विजया बही खाते देखने लगी। गुमास्ता फिर भी आशा से कुछ देर खड़ा रहा। उसके जाने के 5 मिनट बाद रासबिहारी ने अपनी प्रार्थना दोहराई, थोड़ा सा कष्ट उठाकर ऊपर गए बिना काम नहीं चलेगा बेटी। पुराने दस्तावेज जो एक बार आरंभ से अंत तक अच्छी तरह पढ़ डालना जरूरी है। विजया ने मुंह उठाए बिना पूछा, क्यों? रासबिहारी गंभीर होकर बोले, बताया तो कि विशेष कारण है, बार बार एक ही बात कहने के लिए मेरे पास समय नहीं है। विजया ने बही खाते पर नजरें गड़ाए हुए धीरे धीरे कहा, सो आप ठीक कहते हैं, लेकिन ठीक कारण तो आपने एक भी बताया नहीं। बताए बिना तुम उठोगी नहीं? कहकर कुछ पल प्रतीक्षा करके वह धीरज खो बैठे। बोले, इसका मतलब यह है कि तुम मेरा विश्वास नहीं करती। विजया उत्तर ना देकर नीचा मुंह किए काम करती रही। उसकी इस चुप्पी का अर्थ इतना स्पष्ट, इतना पैना था कि रासबिहारी का मुंह क्रोध से काला पड़ गया। वह हाथ की छड़ी मेज पर पटक कर बोले, तुम मेरा इतना बड़ा अपमान करने का साहस किस लिए कर रही हो विजया? किस लिए तुम मेरा अविश्वास करती हो? सुनूं? विजया ने शांत स्वर में कहा, आप भी तो मेरा विश्वास नहीं करते। मेरे पैसे से मेरे ही ऊपर खुफिया नियुक्त करने पर मेरे मन में क्या आएगा सो आप निश्चय ही समझ सकते हैं। और फिर मेरी अपनी संपत्ति के मूल दस्तावेज हथियाने का तात्पर्य अगर मैं कुछ और समझकर संदेह करूं तो क्या यह अस्वाभाविक होगा या आपका अपमान होगा? रासबिहारी अवाक रह गए। उनकी इतनी बड़ी चाल कलकत्ता के विलासिता के बीच लाड़ प्यार से पली हुई एक बालिका पकड़ सकती है, यह संभावना उनकी पक्की बुद्धि में स्थान ही नहीं कर सकी। और यह तो स्वप्न में भी नहीं सोचा जा सकता था कि ऐसी बात बिना संकोच मुंह पर कह देगी। रासबिहारी बहुत देर तक मूर्खों के समान बैठे रहकर फिर कमर कसकर युद्ध के लिए खड़े हो गए और इस स्वभाव के व्यक्तियों का जो अंतिम शस्त्र है उसी के तर्कस से निकालकर उन्होंने इस असह्य बालिका पर निर्ममता से चला दिया। कहा, वनमाली की इज्जत रखने के लिए ही मैंने यह सब किया है। बंधु का कर्तव्य होने के कारण ही तुम्हारे चाल चलन पर मुझे नज़र रखनी पड़ी है। एक अनजान अभागे को बुलाकर तुमने सारा दिन उसके साथ बिता दिया, क्या मैं इसका मतलब नहीं समझ सकता? केवल इतना ही नहीं, उस दिन आधी रात तक उसके साथ हंसी मजाक गपशप करके भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ। वह रात को कलकत्ता नहीं लौट सका, बहाना करके उसे यहीं रह जाना पड़ा। इसमें तुम्हें शर्म नहीं लगी? लेकिन हम लोगों का मुंह तो घर बाहर काला हो गया। समाज में किसी के भी सामने सिर उठाने की गुंजाइश नहीं रही। बात इतनी अधिक मर्मांतक है, न होती तो शायद विजया अपमान और क्रोध से उसी पर विरोध करती, लेकिन इस आघात ने उसे जैसे जड़ बना दिया। रासबिहारी ने छिपी नज़र से अपने ब्रह्मास्त्र की प्रचंड महिमा विजया के रक्तहीन चेहरे पर पड़े असंतोष के साथ देखी। पल भर चुप रहने के बाद बोले, वह सब क्या अच्छा है? इसे दूर करने की चेष्टा करना मेरा काम नहीं है। विजया को स्तब्ध बैठे देख जोर देकर बोले, नहीं, चुप रहने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें उत्तर देना ही होगा। तो भी विजया चुप रही।
तब उन्होंने हाथ की छड़ी फिर मेज पर पटक कर धमकाते हुए कहा, नहीं, चुप रहने से काम नहीं चलेगा, ये सब गंभीर बातें हैं, उत्तर देना ही होगा। इतनी देर बाद विद्या ने मुंह उठाकर देखा। उसके होंठ कांप उठे। फिर धीरे से बोली, मामला चाहे कितना ही गंभीर हो, झूठी बात है, मैं आपको क्या उत्तर दे सकती हूँ? राजबिहारी ने तेजी से पूछा, तो क्या तुम मुझे झूठ कहकर उड़ा देना चाहती हो? विद्या ने थोड़ी देर चुप रहकर नरमी से कहा, मैं उड़ाना चाहती भी नहीं चाहती काका जी, केवल यही कहना चाहती हूँ कि यह सरासर झूठ है। इसके साथ ही आपको जता देना चाहती हूँ कि आप स्वयं ही बात को सबसे अधिक जानते हैं कि यह झूठ है। राजबिहारी सिटपिटा उठे। वह पहली बात के लिए अवश्य तैयार थे, लेकिन अंतिम बात के लिए बिल्कुल नहीं। विजय किसी भी हालत में उनके मुंह पर उन्हें झूठा और झूठी बदनामी करने वाला कह सकती है, यह उन्होंने सोचा भी नहीं था। इस समय उनके अपने शब्द उनके मुंह पर नहीं आए। उन्होंने पुतले की तरह विजय के शब्द ही दोहरा दिए, मैं स्वयं ही सबसे अधिक जानता हूं कि यह झूठ है। विजया उठकर खड़ी हो गई और बोली, आप बड़े बूढ़े हैं, आपने इस विषय में बहस नहीं करना चाहती। दस्तावेजों को इस समय करने दीजिए, जब मामले मुकदमे की जरूरत होगी तब आपको बुलवा लूंगी, कहकर अंदर चली गई।